तो आज के इस खास विश्लेषण में हम उस घटना पर गहराई से बात करेंगे जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था। हम एक एक करके समझेंगे कि कैसे 2012 की उस एक खौफनाक रात ने हमारे सिस्टम की सबसे गहरी खामियों को बेनकाब कर दिया और कैसे ये भारत के इतिहास में सबसे बड़े कानूनी बदलावों की वजह बनी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे समझते हैं। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि शहर की जगमगाती लाइटें और पुलिस की गाड़ियां हमें सुरक्षित रखती हैं। सुरक्षा का यही भ्रम एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। 16 दिसंबर 2012 की रात एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न और उसका दोस्त मुनिरका से एक ऑफ ड्यूटी बस में चढ़ते हैं। उनके दिमाग में बस यही था कि ये घर जाने का एक आम सफर होगा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो कोई आम सफर नहीं था। ये कोई अचानक हुआ हादसा या झगड़ा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी दरिंदगी थी। सबसे पहले तो बस अपने तय रास्ते से भटकी, फिर अचानक से बस के दरवाजे लॉक कर दिए गए और 6 आदमियों ने, जो शराब के नशे में धुत थे, लोहे की रॉड से जानलेवा हमला शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वो है हमारे सिस्टम की पूरी तरह से विफलता। जरा सोचिए, एक बस जिसके शीशे काले थे, जो बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रही थी, अंदर बहुत तेज आवाज में गाने बज रहे थे, वो राजधानी दिल्ली की मुख्य सड़कों पर 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बेखौफ घूमती रही और पुलिस की एक भी चेकिंग नहीं। मतलब उस रात अपराधियों में कानून का मानो कोई डर ही नहीं था। और इसी डर के ना होने का नतीजा था वो खौफनाक दरिंदगी। ये कोई मामूली हमला नहीं था, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। सामूहिक दुष्कर्म के साथ लोहे की रॉड से इतनी भयानक यातना दी गई कि शरीर का 95% अंदरूनी हिस्सा ही नष्ट हो गया। और सबसे खौफनाक बात, ये सबसे अमानवीय क्रूरता उस समूह के सबसे कम उम्र के सदस्य ने की थी, एक नाबालिग ने। उसके बाद उन दोनों को अधमरी हालत में सड़क पर फेंक दिया गया। इतने भयानक दर्द और यातना के बावजूद उस लड़की ने जो अदम्य साहस दिखाया, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए अपने 95% इंटेस्टाइन को खोने के उस असहनीय दर्द में भी उसने बिल्कुल साफ शब्दों में अपना बयान दर्ज करवाया। उसने उन 6 के 6 हमलावरों के लिए सख्त न्याय की मांग की। हालांकि बाद में सिंगापुर के अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। अब अगर हम इसके कानूनी पहलू की बात करें तो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 228A के तहत किसी भी बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना सख्त मना है। इसका सीधा सा मकसद होता है पीड़िता को उस सामाजिक कलंक से बचाना जो अक्सर हमारा समाज उसी पर थोप देता है। और यही वजह थी कि मीडिया ने शुरुआत में उसे अमानत या दामिनी जैसे नाम दिए, लेकिन फिर उसके अदम्य साहस को देखते हुए इतिहास ने हमेशा के लिए उसे एक नाम दे दिया, निर्भया, जिसका मतलब है जो किसी से न डरे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू भी सामने आता है, जिसे हम ब्लैंक कैनवस इफेक्ट कह सकते हैं। क्योंकि कोई एक चेहरा या नाम सामने नहीं था, तो इस गुमनामी ने एक खाली कैनवस का काम किया। हुआ ये कि पूरे समाज को उसकी कहानी में अपनी ही बेटी, अपनी बहन या अपनी दोस्त नजर आने लगी। और इसी सामूहिक जुड़ाव और उसके साहस को देखते हुए उसे मरणोपरांत 2013 के इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और ये सामूहिक दुख सिर्फ आंसुओं तक नहीं रुका, ये शोक रातों रात सत्ता के खिलाफ एक सीधी बगावत में बदल गया। दिल्ली की कड़ाके की ठंड, पानी की बौछारें, पुलिस का लाठीचार्ज, किसी भी चीज की परवाह किए बिना लाखों लोग इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सामने जमा हो गए। जनता का बस एक ही सीधा संदेश था, हमें सिस्टम में अभी इसी वक्त बदलाव चाहिए और जवाबदेही चाहिए। और सच कहूं तो इस भारी दबाव ने सिस्टम को झुकने पर मजबूर कर दिया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 29। ये 29 दिन का आंकड़ा एक बहुत बड़े प्रशासनिक बदलाव की कहानी कहता है। रिकॉर्ड 29 दिनों के अंदर जेएस वर्मा समिति ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अपनी पूरी की पूरी विस्तृत रिपोर्ट और सुझाव सरकार को सौंप दिए। ये होती है लोकतंत्र में जनता की असली ताकत। इस जन आक्रोश का बहुत ही ठोस नतीजा निकला। 2013 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पास हुआ, जिसने हमारे आईपीसी की शक्ल ही बदल कर रख दी। दुष्कर्म की परिभाषा को काफी व्यापक बनाया गया। सहमति यानी कंसेंट को बिल्कुल स्पष्ट किया गया। पहली बार किसी का पीछा करने और तेजाब से हमले जैसे अपराधों को गंभीर श्रेणी में रखा गया। और मुकदमों की रफ्तार बढ़ाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें भी बनाई गईं। लेकिन कानून तो बदल गए, क्या न्याय तुरंत मिला? नहीं, ये लड़ाई 7 साल तक चली।
मुख्य आरोपी राम सिंह ने तो जेल में ही सुसाइड कर लिया था और बाकी बालिग आरोपियों को सितंबर 2013 में ही फांसी की सजा सुना दी गई थी। लेकिन अंतिम याचिकाएं और कानूनी दांवपेच चलते रहे और फाइनल पिटीशन दिसंबर 2019 में जाकर खारिज हुई। असल में ये दिखाता है कि न्यायपालिका को त्वरित न्याय और सही कानूनी प्रक्रिया के बीच एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाना पड़ता है ताकि किसी बेगुनाह को सजा न मिल जाए। अब आते हैं इस पूरे केस की सबसे बड़ी और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली खामी पर, जहां एक तरफ सभी बालिग अपराधियों को फांसी की सजा दी गई, वहीं वो अपराधी जिसने सबसे ज्यादा हैवानियत की थी उसे सुधार गृह में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 साल की सजा मिली। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कानूनी तौर पर 18 साल का होने में कुछ महीने छोटा था। ये सिस्टम का एक ऐसा विरोधाभास था जिसे हजम करना नामुमकिन था। और इस एक फैसले ने पूरे देश में एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक बहस छेड़ दी। बहस ये थी कि क्या सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र पर लिखी उम्र के आधार पर किसी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, या फिर सजा इस बात पर तय होनी चाहिए कि अपराध कितना खौफनाक था। क्या 18 साल से कम उम्र के दिमाग के विकास का वो पुराना नियम उस इंसान के लिए एक ढाल बन सकता है जो बिल्कुल एक बालिग की तरह सोच समझकर इतनी अमानवीय क्रूरता कर सकता है? इसी लगातार सामाजिक दबाव का नतीजा था 2015 का किशोर न्याय अधिनियम संशोधन। इसके तहत इस बड़ी कानूनी खामी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब ये तय किया गया कि अगर 16 से 18 साल का कोई भी किशोर किसी जघन्य अपराध में शामिल होता है तो एक स्पेशल बोर्ड उसका मूल्यांकन करेगा। अगर वो उस अपराध की गंभीरता को समझने के लायक पाया जाता है तो उस पर एक बालिग यानी एडल्ट के रूप में ही मुकदमा चलेगा। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? यही कि जागरूक और मुखर समाज ही किसी भी कानूनी बदलाव का सबसे बड़ा उत्प्रेरक है। कोई भी कानूनी ढांचा खुद ब खुद विकसित नहीं होता। ये बदलाव तभी आता है जब हम और आप मिलकर प्रशासनिक व्यवस्था की गहरी खामियों पर सवाल उठाने का साहस दिखाते हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ। क्या कानून की नई किताबें और सख्त सजाएं अपने आप पीढ़ियों पुरानी उस पितृसत्तात्मक मानसिकता को मिटा सकती हैं? क्या सिर्फ सजा का डर उस संकीर्ण सोच को खत्म करने के लिए काफ़ी है, या फिर नए कानून बनाना उस लंबी लड़ाई का सिर्फ पहला कदम है? ज़रा सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।